जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का करंट टू कोर डिस्कशन किया जाता है, टॉपिक की कंप्लीट कवरेज होती है ताकि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाएं। जैसे ही एग्जाम में आपको यहां से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के उसको आसानी से सही कर सकें। आज के इस लेक्चर में ऐसा ही करंट टू कोर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किन किन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आज का पहला आपका टॉपिक है कम्बम अंगूर। इस अंगूर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये अंगूर तमिलनाडु में उत्पादित किया जाता है। पश्चिमी घाट के एक पहाड़ी क्षेत्र है कुंभम घाटी, वहां पर इसकी खेती की जाती है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर बात करेंगे अमिट स्याही की। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। मैसूर की एक कंपनी है जो ये स्याही बनाती है, तो इसके कारण से ये स्याही और वह कंपनी दोनों चर्चा में है, तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। फिर बात करेंगे घाना की, जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को अपने देश में प्रयोग की मंजूरी दी है, तो इसके बारे में देखेंगे कि मलेरिया क्या है, वैक्सीन कौन सी है और घाना देश के बारे में कुछ फैक्ट एक दो। फिर बात करेंगे ऑनलाइन गेम की। ऑनलाइन मनी गेम जो है इनका भारत सरकार विनियमन कर रही है और इसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, तो वो क्या नए नियम जोड़े गए हैं और इसके लिए क्या व्यवस्था, उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कैस्केड फ्रॉग के बारे में। कैस्केड फ्रॉग की एक नई प्रजाति जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में खोजी गई है। इस नई प्रजाति का नाम है अमोलोप्स सिजू। तो ये प्रजाति क्या है, कैस्केड फ्रॉग क्या होते हैं और ये प्रजाति कौन से राज्य में खोजी गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे विश्व चगास रोग दिवस के बारे में। जो विश्व चगास रोग दिवस होता है ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और ये चगास रोग है क्या, किसके नाम पे इस रोग का नाम पड़ा, इसके लक्षण क्या है, उपचार क्या है, इसका संचरण कैसे होता है, सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। फिर बात करेंगे उत्तरा मेरुर शिलालेख की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिलालेख के बारे में चर्चा की थी कि उत्तरा मेरुर शिलालेख जो है वो भारतीय लोकतंत्र का आधार है। भारतीय लोकतंत्र के बारे में यहाँ से बहुत सारी कहने की जानकारी मिलती है, एक आधार मिलता है। तो ये शिलालेख क्या होते हैं, ये शिलालेख कहाँ है, कौन से राजवंश के कौन से राजा से इसका संबंध है, क्या इसका महत्व है, सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी इंपॉर्टेंट उनको आप क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का आपके पास एक बेहतर नोट्स होना जरूरी है। जितना बेहतरीन युद्ध लड़ने जाओगे उसके लिए बेहतरीन आपके पास हथियार होना जरूरी है। आपका युद्ध है आपकी परीक्षा और हथियार है आपका बेहतर नोट्स, तो हथियार अच्छा होना चाहिए। पहला टॉपिक है आपका कम्बम अंगूर। कम्बम अंगूर जो है वो तमिलनाडु में होता है। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 12 में डिटेल में चर्चा की है। आप जाकर YouTube चैनल पर ही है लेक्चर नंबर 12, उसको देखिए, वहां पर जीआई टैग की सारी जानकारी मिलेगी कि क्यों दिया जाता है, कौन देता है, इसका महत्व क्या है, बाकी सब चीजें। ठीक है, कम्बन अंगूर की बात करें तो कम्बम पनीरथ्राचाई जो है ये इसकी प्रजाति है और इसको हम लोग नॉर्मली कम्बम अंगूर के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, कम्बम पनीरथ्राचाई। साधारणतः किस नाम से जाना जाता है, कम्बम अंगूर के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इसे भौगोलिक संकेतक दिया है, भौगोलिक टैग दिया है, इसलिए चर्चा में रहा। ये जो पनीरथ्राचाई है इसकी खेती तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पश्चिमी घाट पर्वत का एरिया है, इस पश्चिमी घाट पर्वत के एरिया में कुंभम घाटी है, इस घाटी क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। किसकी, पनीरथ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर भी आप कहते हैं। इसका एक और नाम है, इस प्रजाति को मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मस्कट हैम्बर्ग या पनीरथ्राचाई जो है वो एक ऐसी प्रजाति है जो तीव्र वृद्धि करती है। इसकी जो वृद्धि है ना, ग्रोथ, वो बहुत तेज होती है। तीव्र वृद्धि तो करता ही है, लेकिन इसके पकने का जो समय होता है वो भी कम होता है, मतलब जल्दी पक जाता है। तो तैयार भी जल्दी होता है, वृद्धि भी तेज होती है, और दूसरी बात है कि ये साल भर अवेलेबल रहता है, मतलब साल भर इसको आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मिल जाएगा ये आपको। तो ये इसकी विशेषता है। अब भारत में ये पहली बार कब आया, तो 1832 में फ्रांस के एक पुजारी हैं, उनके द्वारा भारत में ये पहली बार लाया गया था और तब से इसकी खेती की जा रही है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि इसमें विटामिन हैं, टार्ट्रिक एसिड मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और ये सभी जो है
आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, एक स्वस्थ शरीर चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको कम्बम अंगूर में ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से भरपूर होता है ये अंगूर की प्रजाति, जो 1832 से हमारे देश में आया है। फ्रांस के द्वारा पहली बार इसे लाया गया था देश में, तब से इसकी खेती हो रही है। कहाँ होती खेती? पश्चिमी घाट श्रेणी में कुमकुम घाटी क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो है वो भारत के पश्चिमी तट के समांतर, याद रखिएगा, पश्चिमी तट के समानांतर फैली एक श्रेणी है। ये श्रेणी जो है ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबी श्रेणी है, जो गुजरात से शुरू होती है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसे साधारणतः आप सह्याद्री नाम से जानते हैं। जो सह्याद्री है ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित है। उत्तरी सह्याद्री भी कहते हैं और दक्षिणी सह्याद्री भी कहते हैं। इसका विभाजन होता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये पर्वत श्रेणी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारी नदियों का स्रोत है, बहुत बड़े लेवल पर जैव विविधता का स्रोत है। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है ये पश्चिमी घाट पूरा इलाका। तो कहीं ना कहीं वनस्पति की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। याद रखना है आपको यहां पर, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट की बात हुई, कम्बम अंगूर की बात हुई। अब थोड़ा सा हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि ये अंगूर की खेती कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। तो तमिलनाडु भी चर्चा का विषय है, तो हो सकता है कि तमिलनाडु से भी क्वेश्चन आ जाए। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसके नाम को पहले देखें। नाडु और तमिल दो शब्द इसमें दिखाई पड़ते हैं। तमिल एक भाषा को इंगित करता है, और नाडु की अगर हम बात करते हैं तो नाडु जो है वो वास स्थान को बताता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? तमिल का घर। तो जहां पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उसे तमिलनाडु कहा गया है, नाम की दृष्टि से हम बात करें तो। तमिलनाडु जो एक राज्य है जिसका गठन 6 जनवरी के आसपास 1950 में देखा जाता है, बराबर। और ये राज्य भारत में उच्च साक्षरता वाले राज्यों में आता है। यहां पर साक्षरता का परसेंटेज देखें तो 82.9% के आसपास यहां पर साक्षरता देखने को मिलती है। अगर हम तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो देखिए कि यहां पर लोकसभा से लगभग 39 सदस्य हैं। राज्यसभा से अगर बात करें तो लगभग 18 सदस्य हैं। अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो लगभग 234 सदस्यों की विधानसभा है तमिलनाडु की, और इनका जो विधायिका है वो एक सदनीय विधायिका, याद रखेंगे, एक सदनीय विधायिका है तमिलनाडु की। केवल विधानसभा ही होती है यहाँ पर, जिसमें कितने सदस्य हैं? 234 सदस्य हैं। अगर यहाँ पर विधानसभा में नेता की बात करें, जो सरकार है उसकी पार्टी नेता दल की बात करें, सीएम की बात करें, तो वो कौन है? याद रखिएगा आप, स्टालिन। स्टालिन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें तो किसकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल जो है वो यहाँ के हैं RN रवि। तो RN रवि राज्यपाल हैं, स्टालिन सीएम है। इसके अलावा हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो मद्रास हाई कोर्ट लगता है। कौन सा हाई कोर्ट है? मद्रास हाई कोर्ट है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखें तमिलनाडु में तो ये भी याद रखना है आप लोगों की कि तमिलनाडु जो है यहाँ पे इसका राजकीय पक्षी आपको देखने को मिलता है पन्ना कबूतर, याद रखना है ये। इसके बाद बात करें इसका राजकीय पक्षी के अलावा पुष्प, अगर पुष्प की बात करें यहाँ पर तो पुष्प जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जाना जाता है, जिसका नाम है करी हरी, ये पुष्प है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके पशु की, तो पशु जो है वो नीलगिरी ताहिर है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहिर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष जो है वो ताड़ को बनाया गया है कि ताड़ यहाँ का क्या है? राजकीय वृक्ष है। तो ये इनके राजकीय प्रतीक रहे। गठन हुआ जनवरी 1950 में। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु को 1968 तक, याद रखिएगा, 1968 तक इसे मद्रास नाम से आप जानते थे। इसकी
बाद में नाम बदलकर तमिलनाडु हुआ है 1968 के बाद से, उसके पहले मद्रास के रूप में ये जाना गया है। अब बात करें तमिलनाडु की दोस्तों, तो ये सभी इसकी क्या रही, बेसिक जानकारी रही। अगर यहाँ का इसका राजकीय नृत्य भी देख ले तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो यहाँ का राजकीय नृत्य है। जिस प्रकार से तमिलनाडु की आपने पूरी चीजों को देखा क्या है, तमिलनाडु जो है यहीं पर आप देखेंगे दक्षिण में रामेश्वरम है, रामेश्वरम से आप और आगे जाएंगे तो यहीं पर आपको दक्षिण पूर्व में दिखेगा पम्बन द्वीप, इस यहीं पर दक्षिण में इसके मन्नार की खाड़ी है। अगर आप और जाते हैं तो पाक जल संधि भी यहीं पर देखने को मिलती है। यहीं से राम सेतु जो है वो श्रीलंका के लिए भगवान श्री राम का प्रतीक है कि भाई उन्होंने लंका पर जब चढ़ाई की थी तो राम सेतु बनाया था। नल नील के बारे में आप जानते ही, जिन्होंने पत्थर फेंके थे राम नाम के, जो तैरने लगे थे। तो ये पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु के दक्षिण में। तमिलनाडु के बारे में यहां से कोई भी प्रश्न आता है तो डेफिनेटली आप उसको बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक की। अगला आपका टॉपिक है अमिट स्याही, जिसको आप मतदाता स्याही के नाम से भी जानते हैं। यह स्याही क्या है, याद रखिएगा, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था है, सार्वभौमिक मताधिकार। अब ये सार्वभौमिक मताधिकार की जो व्यवस्था वो ये है कि भारत में जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया उसका राजनीतिक अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है। जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो वोट डालने में एक समस्या है। समस्या ये कि जब आप वोट डालकर आते हो तो यहां पर धोखाधड़ी की, डबल वोट डालने की कहीं ना कहीं आशंका रहती है। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचे तो कैसे बचे, तो ये एक समाधान निकाला गया कि जो भी वोट डालकर जाएगा उसकी उंगली पर एक स्याही लगा दी जाएगी। जो स्याही लगाई जाती है उसको बोलते हैं आप अमिट स्याही। मिटती नहीं है वो, आप घिस घिस के थक जाते हैं ना, वो स्याही मिटती नहीं, बहुत मजबूत है। तो जो स्याही लगाई जाती है वो स्याही को ही आप यूज करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, डबल वोट ना पड़ पाए। तो यहां पर वही स्याही अभी चर्चा का मुद्दा रही। जो स्याही यूज की जाती है लोकसभा चुनावों में, जो चुनाव के दौरान स्याही यूज की जाती है अमिट स्याही, वो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान फिर चर्चा में रही। मैसूर में कंपनी है जिसका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है, एकमात्र कंपनी है जो भारत में लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही को बनाती है, इसी को ये अनुमति है। अगर हम इसके इतिहास की देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब स्थापना हुई थी, 1937 में। याद रखिएगा, नलवाड़ी कृष्णराज वाडियर, इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। यही वो कंपनी रही जिसने इस स्याही की बाद में उत्पादन शुरू किया। लेकिन ये इसका कारखाने का इनका स्थापना क्यों करवाई थी कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है। एक तो स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है, दूसरी बात कि आसपास कहीं ना कहीं एक संपदा थी। कौन सी संपदा है, वन संपदा, और इस प्रकार की व्यवस्था, पूरी प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे। तो जो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, प्राकृतिक संपदा मौजूद थी, उसका भी क्या करना था, उपयोग करना था। तो दो उद्देश्यों को लेकर नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार के द्वारा 1937 में कारखाना स्थापित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना था और प्राकृतिक संपदा जो स्थानीय आधार पर मिल रही थी, संसाधन थे, उनका प्रयोग भी करना था। तो इस उद्देश्य से 1937 में यह बनाया गया। अब ये आजादी के बाद हम बात करें 1962 में, यहीं पर आपने बनाना शुरू कर दिया क्या, अमिट स्याही को। और जो अमिट स्याही का उत्पादन करना शुरू किया गया उसे देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया। पहली बार कब प्रयोग किया गया, तीसरे लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया। तब से इसी कंपनी को अनुमति दी गई है कि देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब जो आपके कर्नाटक चुनाव है वहां पर भी इसका प्रयोग देखा जाएगा। तो इसलिए ये स्याही जो है वो चर्चा में रही, ये आप लोगों ने देख लिया। क्लियर। तो याद रखिएगा, ये कंपनी जो ये स्याही बनाती है वो कहां है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, मैसूर में है। याद रखना। चर्चा क्यों रही, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है घाना ने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। ये कौन सी वैक्सीन है, R21। वैक्सीन का नाम याद रख लीजिएगा, R21 मलेरिया की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से बनाई गई है। घाना ने इस टीके की मंजूरी अपने देश में दी है।
और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। याद रखना है, अफ्रीका का भी पहला देश बन गया है जिसने अमीर देशों के अलावा इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो अब मलेरिया भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गया और घाना भी हाईलाइट हो गया। अगर घाना की बात करें तो घाना क्या है, एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी क्या है, अक्रा। और घानियन सेडी, ये इसकी क्या हो गई, करेंसी हो गई। 1957 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था क्या, घाना। तो एक प्रकार से अफ्रीकी देश है, पिछड़ा देश है, इसकी ये व्यवस्था है। अगर बात कर ले मलेरिया की, तो मलेरिया जो है वो एक मच्छर जनित रक्त रोग है। याद रखिएगा, किसके कारण होता है, मच्छरों के कारण होता है, एक रक्त रोग है। रक्त रोग का मतलब है ये किसको प्रभावित करता है, आरबीसी को प्रभावित करता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको प्रभावित करता है। रक्त रोग है क्या, आपका मलेरिया। और मलेरिया जो है वो एक परजीवी के कारण होता है। परजीवी क्या, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव परजीवी पर निर्भर रहता है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ऐसे परजीवी पर निर्भर है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके कारण होता है और मुख्य रूप से कहां ज्यादा देखने को मिलता है, तो अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, दक्षिण अमेरिका में और एशिया के उष्णकटिबंधीय गर्म प्रदेशों में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत पाया जाता है। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जहां गर्मी है हल्की सी, वहां पर ये ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। गंदगी नहीं होना चाहिए, जहां पर इनका पनपना ज्यादा हो जाता है। बेसिकली आप जब अफ्रीका के देशों की बात करें तो वहां पर ये ज्यादा होता है, क्योंकि गरीब देश हैं, डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो गंदगी और बहुत सारी व्यवस्था देखने को मिलती है जो पनपता है। भारत में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम तो कई सालों से मलेरिया जो है उसको सहन कर रहे हैं भाई। तो मलेरिया से बचना है तो मच्छरों से दूर रहने का है, बराबर। तो कहीं ना कहीं कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। अब बात करें कि उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है एशिया के। अब भारत कहां आता है, भारत उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय दोनों भारत में है। कर्क रेखा भारत के बीच से जाती है, 8 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, ये भी याद रखना है। तो हम भी उष्णकटिबंधीय, तो हमारे यहाँ पर भी ये काफी मिलता है। हर साल कई सारे मरीज मलेरिया के देखने को मिलते हैं। अब मलेरिया जो है वो परजीवी के कारण होता है। कौन से परजीवी के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण। और ये परजीवी का जो प्रसार होता है वो एक मच्छर के द्वारा होता है। और वो मच्छर भी कौन सी, भाई मादा मच्छर के द्वारा। मतलब एक फीमेल मादा मच्छर आपको मलेरिया से पीड़ित कर देती है। ये संक्रमित होती है मादा मच्छर, जिसका नाम है एनाफिलीज। याद रखिएगा, एनाफिलीज मच्छर है। मादा मच्छर कौन सी है, एनाफिलीज, नाम याद रख लीजिएगा। इसके द्वारा इसका संक्रमण फैलाया जाता है। और जैसे ये आपको काटी तो वैसके काटने से ये परजीवी आपके अंदर चला गया और आपको रक्त व्यवस्था को ये प्रभावित करेगा। अब ये आपके अंदर गया तो क्या होगा, आरबीसी जो होती हैं आपकी वो नष्ट होने लगती है। अब रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो गई और यकृत की जो कोशिकाएं वो बढ़ने लगती हैं, आरबीसी नष्ट होने लगती है, इनकी कमी होने लगती है। अब यहां समझना है कि आरबीसी में है क्या, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को 2 भागों में बांट दीजिए, एक हीमो कर दीजिए और एक कर दीजिए ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हीमो का मतलब है आयरन। और इसी की वजह से आपके खून का कलर आपको कैसा दिखता है, लाल, रेड ब्लड सेल्स। तो ये याद रखना है कहीं ना कहीं। तो ये किसकी बात हो गई, मलेरिया की बात हो गई, घाना की बात हो गई, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की बात हो गई, आरबीसी की। ठीक है, हल्के हल्के हमने सभी डिस्कशन कर लिया। तो याद रखना है कि मच्छर से बचना है, खासकर मादा मच्छर एनाफिलीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका लेक्चर जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन मनी गेमिंग का विनियमन। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, देखिए ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला जो भी सेक्शन है वो सेक्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसने एक रियल मनी गेम को, याद रखिएगा, ऑनलाइन रियल मनी गेम को विनियमित करने की बात कही है। और इसको विनियमित करने के लिए इसने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया है। भारत में पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 लाया गया था। इसके अंतर्गत मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की बात की गई थी। इसमें 2021 में संशोधन, बोल सकते 2021 में लाया था, अब इसमें संशोधन जारी कर दिया 2023 में। संशोधन क्या किया गया है, संशोधन किया गया है नए नियम जोड़ने का।
और नए नियम क्या जोड़े गए हैं कि देखिए कि जो सट्टा है, जो गैम्बलिंग है, जो कसिनो है ना, जो जुआ है, ये भारत में वैध नहीं है। भारत में वैध नहीं है भाई, भारत में अवैध है। और इसमें कहीं ना कहीं व्यसन मतलब आदत लग जाना, एक प्रकार का नशा हो जाना इस प्रकार की चीजों का, वित्तीय संकट या वित्तीय हानि बोल सकते हैं, नुकसान, इसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो इस सब चीजों के चलते कहा गया है कि भाई जो रियल मनी गेम होते हैं जिसमें आप पैसा लगाते हो, वो पैसे वाले गेम्स जो हैं उन पर अब आपको, जो वैध नहीं है उन पर आप मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ये प्रचार प्रसार करने से, क्यों, क्या बोला है कि प्रचार प्रसार करने से बचें, क्योंकि ये वैध नहीं है हमारे यहां पर, ये सट्टा वगैरह अवैध है हमारे देश में। तो ऐसी स्थिति में इस पर आप प्रचार प्रसार करने से बचें। किसका? जो भी रियल मनी गेम है उनका। और आज हमारे देश में बड़े लेवल पर ये देखा जा रहा है, जिसमें आप पोकर को देखते हैं, इसके अलावा फैंटेसी क्रिकेट की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप ड्रीम 11 और MPL और माई 11 सर्कल, कई सारी चीजें देखते हैं। तो ये जो ऐसे जितने भी गेम्स हैं उन सबको लेकर ये नियम सरकार ने जारी किया है और जारी करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हाल ही में हमें इस प्रकार की चीजों के कारण बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे जो है इन सब चीजों में लग जाते हैं, माता पिता के ध्यान न देने पर पैसे अकाउंट से जोड़ लेते हैं और पैसा खोते जाते और जब इस चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो डर के मारे आत्महत्या जैसी कदम भी उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि इसको विनियमित किया जाना था, तो एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा रहा है इसे। अगले टॉपिक में बात करते हैं कैस्केड फ्रॉग की, जो कि एक नई प्रजाति के तौर पर खोजा गया है। इसका नाम दिया गया है एमोलोप सिजू। तो ये खोजा है किसने? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा भाई। किसने खोजा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने खोजा है। कहां खोजा है? गारो हिल्स जिले में। ये गारो हिल्स जिला कहां है? मेघालय में। मेघालय भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और यहां बेहतर तरीके से आप देखें कि किस लिए जाना जाता है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है विश्व का, वो यहीं पर है, जिसका नाम क्या है? मासिन राम। और यहां पर खासी, गारो, जयंती पहाड़ियां हैं, हवाएं जाती हैं मानसून की, इसमें फंस जाती है और फंसने के बाद 1140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा कराती है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान बनाती है। किसको? मासिन राम को, जो मेघालय में है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले चेरापूंजी था, वो भी यही था, मेघालय भी अब इसी के अंतर्गत आता है, याद रखिए। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, लेकिन क्या फायदा, इतनी ज्यादा वर्षा होती है, नदियों के माध्यम से पानी पूरा समुद्र में चला जाता, हम रोक ही नहीं पाते, उसको व्यवस्था ही नहीं है। खैर, तो गारो हिल्स जो है ये जिला है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिजू गुफा। यहाँ जो सिजू नाम है वो इसी गुफा से प्रेरित होकर आता है। तो यहाँ पर सिजू गुफा जगह है, यहीं पर मेंढक की प्रजाति खोजी गई, जिसे नाम क्या दिया है? अमोलॉप्स सिजू। अब याद रखिएगा कि ये कैस्केड फ्रॉग की श्रेणी में चौथी नई प्रजाति है। विशेष प्रकार के बड़े, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं फ्रॉग हैं, मेंढक हैं। और ये जो कैस्केड मेंढक होते हैं ना, ये जो जल धाराएं होती हैं, जल प्रपात की, जो झरने की, जो बहता हुआ जल होता है, इसमें ये बेहतर तरीके से ज्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम कैस्केड पड़ा है। तो ये यहां पर खोज लिया गया है। अगर अब बात करें जूलॉजिकल सर्वे की, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये अंग्रेजी काल में बनाई गई व्यवस्था है। कब बनाई गई? अंग्रेजी काल में। कब बनाई गई? तो 1 जुलाई 1916 में इसको बनाया गया। इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, ये भी याद रखेंगे। कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। किसका? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो ब्रिटिश काल में बनाई गई एक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई किसकी? कैस्केड फ्रॉग की हो गई। क्लियर? हमारे देश में पश्चिमी घाट में भी कई अलग अलग प्रकार के मेंढकों की प्रजाति खोजी गई है। पश्चिमी घाट जो कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व चगास रोग दिवस। दोस्तों, विश्व चगास रोग दिवस जो है वो हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये बात की है किसने? WHO ने। याद रखिएगा, WHO बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात की है कि हर साल 14 अप्रैल को विश्व
चगास रोग दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा चगास रोग कोई है, मतलब आप लोगों को भी नहीं पता। वैसे ही हमारे देश में ये एक अज्ञात रोग है जो लोगों को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं कि रोग क्या होता है। अब सोचिए कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, तो जानकारी चाहिए होगी ना, जागरूक होना पड़ेगा ना, जागरूकता चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जागरूक होना है तो डेफिनेट है कि WHO ने यही सोचा कि इस अज्ञात रोग को लेकर जागरूकता फैलाना है। जागरूकता कैसे फैलाएंगे? तो बोला एक काम करो, 14 अप्रैल को दिवस घोषित करो। इस दिन क्या करेंगे? सोशल मीडिया नेटवर्क पे, है ना, आपके टीवी पे, न्यूज़पेपर में, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जाकर इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को पता चलता है कि ये कोई रोग है। इसलिए 14 अप्रैल को WHO ने 2019 से, कब से? 2019 से चगास रोग दिवस मनाना शुरू किया है। अब ये दिवस जब मनाते हैं, प्रचार करेंगे, तो हर साल इसकी एक थीम रखेंगे। इस बार जो थीम रखी गई वो थी चगास रोग को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने का सही समय। ये इसकी थीम रखी कि भाई यही सही समय है, इसको आप जागरूक करिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में रखिए ताकि इससे आप बच सकें। और याद रखिएगा कि ये रोग है, ये एक प्रकार का, याद रखिएगा कि परजीवी संचरण वाला रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। WHO के अनुसार है ये व्यवस्था। और लगभग हर साल लगभग 60 से 70 लाख लोग जो हैं इससे संक्रमित होते हैं पूरी दुनिया में। कितने? 60 से 70 लाख लोग संक्रमित होते हैं और अप्रोक्स 12,000 के आसपास लोगों की इससे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ऐसा एक शोध में कहा गया है। इसका मतलब गंभीर रोग है, इसको लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है। नामकरण की बात करें तो याद रखिएगा चगास नाम क्यों दिया गया? 1879 में ब्राजील में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था कार्लोस चगास। ये कार्लोस चगास नाम का जो व्यक्ति था, वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने क्या किया? 1909 में ब्राजील में ही पहली बार एक लड़के में, एक बच्चे में इस रोग को पहचाना था। अब किसने पहचाना? चगास ने। नाम ही रख दिया ये चगास रोग है, बराबर। तो 1909 में पहली बार एक बच्चे में पहचाना था कार्लोस चगास ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चगास रोग पड़ा। कार्लोस चगास एक वैज्ञानिक थे, ब्राजील के थे, 1879 में पैदा हुए थे, ये याद रखना है। कारण की बात करें कि चगास रोग किस कारण से होता है, तो कारण है प्रोटोजोआ। किसका? प्रोटोजोआ, सूक्ष्मजीव। यह सूक्ष्मजीव का एक वर्ग है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। इसके कारण ये रोग होता है। इसके कारण कैसे होता है? या तो काटने से या सोच के माध्यम से। अगर स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसने प्रवेश कर लिया, संक्रमण हो गया, तो भाई साहब इससे आप पीड़ित हो सकते हैं। बात यह है कि अगर किसी को भी ये रोग हुआ तो इसका प्रसार, इसका संचरण कैसे होता है? वो जन्मजात संचरण भी हो सकता है, पैदा होते से ही, रक्त आदान के द्वारा भी हो सकता है, अगर आपने किसी को खून दिया या कुछ किया, अंग प्रत्यारोपण करने से भी हो सकता है, संक्रमित कीट जो हैं उसके मल से, दूषित भोजन के सेवन से भी होता है। कोई भी कीट होता है, दूषित है, उस जगह से आया है, आपके भोजन पर बैठ गया, आपने खा लिया, उससे भी कहीं ना कहीं रोग हो सकता है। तो ये रोग फैलने के कई सारे कारण, लेकिन याद रखिएगा जानवर हो या मनुष्य हो, इनके साथ आपका आकस्मिक अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप कांटेक्ट में आए हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि संचरण में आ गए हैं, आप कनेक्शन में आ गए, तो ये रोग का संक्रमण नहीं होता। तो आकस्मिक आपके किसी के कांटेक्ट में आने से ये रोग नहीं होता, जानवरों के कांटेक्ट में आने से ये रोग नहीं होता, इन सब चीजों से फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा रोग? चगास रोग। क्लियर? जो कि 1909 में पहली बार पहचाना गया था और 14 अप्रैल को हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। बात करें इसके बारे में और चीजों की, इसके लक्षण क्या हैं, तो आपके ऊपर चटके पड़ने लगते हैं छोटे छोटे से शरीर पे, बुखार आता है बहुत तेज, सिर दर्द होता है बहुत, ठीक है, उल्टी आने लगती है, जी मचलाने लगता है। ये सब चीजें किसके लक्षण हैं? इसके लक्षण। लेकिन याद रखिएगा लगभग 70 से 80% केसों में प्रारंभ में कोई लक्षण ही नहीं मिलता, चल रहे फिर रहे, पता ही नहीं कि चगास रोग हो गया है, तो बाद में इसके लक्षण आपको पता लगने लगते हैं। प्रसार कितने देशों में हो गया है? 21 विशेष तौर पर अमेरिकी देशों में इसका प्रसार हो गया है, मतलब यह भी उन देशों में ज्यादा प्रसारित हो चुका है। उपचार की बात करें, रोकथाम की बात करें, तो भाई कोई वैक्सीन नहीं है। आप कहें कि चगास रोग के लिए कोई वैक्सीन है, तो कोई टीका नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। सुरक्षित रहिए, सावधानी रखिए, वही इसका एक उपाय है। और अगर इलाज करवाना चाहते हो गया है तो
टीका तो नहीं है, लेकिन एंटी पैरासिटिक दवाएं जो होती हैं उनके द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। किसका? चगास रोग का। तो ये याद रखिएगा, ये क्या था? पूरा चगास रोग, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगर एग्जाम में आता है तो यहां से आप इसको लगा दीजिएगा। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। अगला टॉपिक है उत्तरा मेरूर शिलालेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरा मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया। तो ये उत्तरा मेरूर शिलालेख कहां है? पता चल गया होगा, तमिलनाडु में है, कांचीपुरम में। क्लियर? और ये किस चर्चा के दौरान कहा? लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा के दौरान कहा। मतलब सोच लीजिए कि लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और किसको आपने कोड कर दिया? कोड कर दिया उत्तर मेरूर शिलालेख को। आप लोगों को करना पड़ेगा करंट अफेयर में। क्यों? पूछ लेगा भाई उत्तर मेरूर शिलालेख कहां है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम कहां है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया अंगूर में, तो तमिलनाडु के बारे में तो फैक्ट पता चल गए। मतलब आप दो कारणों से तमिलनाडु चर्चा में भाई। तो तमिलनाडु जो है वो तो चर्चा कर चुके। कांचीपुरम की बात करें, तमिलनाडु का शहर है, दो कारणों से ज्यादा फेमस है। एक तो ये मंदिर, यहां पर कई सारे मंदिर हैं, मंदिरों की नगरी एक प्रकार से कांचीपुरम। दूसरी बात है ये साड़ियों के लिए, कांचीपुरम सिल्क जो उसके लिए बहुत फेमस है कांचीपुरम। कांचीपुरम में याद रखिएगा कि कांचीपुरम में कामाक्षा मंदिर मिलता है। कामाक्षी जो मंदिर है, ये मंदिर आपको कहां मिलता है? कांचीपुरम में मिलता है। 51 शक्तिपीठों में माना जाता है। जो का है इसका मतलब है सरस्वती जी के लिए, सरस्वती माता जी के लिए, और माँ जो है वो लक्ष्मी माँ के लिए है। याद रखिएगा। तो ये मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर है, कांचीपुरम का मंदिर है। कांचीपुरम जो वो साड़ियों के लिए, सिल्क के लिए बहुत फेमस है, याद रखना है आप लोगों को। और कांचीपुरम जो है वो उत्तरा मेरूर शिलालेख के लिए भी फेमस है। तो उत्तरा मेरूर शिलालेख कहां मिलता है? कहां पर? कांचीपुरम में। और ये जो शिलालेख है ये किससे संबंधित है? परांतक प्रथम से संबंधित है। परांतक जो प्रथम है उसने 907 से 953 तक शासन किया है। 907 से 953 तक लगभग 45 साल के आसपास शासन किया। और कहीं ना कहीं इसने गांव के स्वशासन के कार्य का विस्तृत वर्णन किया है। तो परांतक प्रथम के काल का अभिलेख शिलालेख है उत्तरा मेरूर शिलालेख, जिससे स्थानीय शासन के, स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और एक प्रकार से किस प्रकार की व्यवस्था थी वहां पर? लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा इस लेक्चर में डिटेल में करते हैं कि परांतक प्रथम क्या है और उत्तरा मेरूर शिलालेख क्या है। तो अगर बात करें पहले किसकी, शिलालेख क्या होता है? शिलालेख क्या है? कोई भी जो शिला होती है बड़ी सी, उस पर आपने कोई चीज लिख दिया तो वो शिलालेख हो गया। तो शिलालेख क्या है वो तो क्लियर। अब परांतक प्रथम के समय पे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बहुत बेहतर थी, तो उसने क्या किया? अपने यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी उसको एक शिलालेख में लिखवा कर व्यवस्थित कर दिया। और वो शिलालेख को नाम क्या दे दिया? उत्तरा मेरूर शिलालेख। अब उत्तरा मेरूर शिलालेख में किस प्रकार की जानकारी दी गई? जो स्थानीय शासन है, सभा थी, उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, कितने समय के लिए होगा, अयोग्यताएं क्या होंगी, अयोग्यताएं क्या होंगी, किस प्रकार के उसको काम करना होगा, हटाना होगा तो कैसे हटाना होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी जो है वो आपको इस शिलालेख में मिलती है। जो कहीं ना कहीं किस चीज को प्रकाशित करती है? लोकतांत्रिक इतिहास को प्रकाशित करती है भारत के। ये समय कब का था? ये समय था चोल डायनेस्टी का। ये चोल वंश का समय है। भारत में जब चोल वंश के राजाओं ने शासन किया तो उस समय का ये आपको देखने को मिलता है क्या? लेख। तो चोल वंश के राजाओं के समय का ये क्या है? शिलालेख है। चोल वंश को आप भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हो। भारत में अगर स्थानीय शासन की बेहतर व्यवस्था अगर किसी वंश में देखने को मिली है तो वो चोल डायनेस्टी में दिखी है। परांतक प्रथम उन्हीं शासकों में से एक था। परांतक प्रथम जो है वो आप उसको चोल शक्ति जो रही, चोल शक्ति का वास्तविक संस्थापक के तौर पर देखते हैं। याद रखना है, चोल शक्ति का वास्तविक संस्थापक आप किसी को मानते हैं तो किसको मानते हैं? परांतक प्रथम को मानते हैं। भले ही चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय ने कर दी हो। किसने की थी? विजयालय जो रहा इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 9वीं शताब्दी में की थी। और तंजावुर को राजधानी भी बनाया था।
वैसे तो समय समय पर राजधानी बदली है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी राजधानी रही चोल की। लेकिन सोचिए कि विजयालय ने स्थापना की और कहीं ना कहीं चोल शक्ति का वास्तविक संस्थापक आप किसको मानते हैं? वो मानते हैं आप किसको? परांतक प्रथम को। परांतक प्रथम जो है वो एक वीर पराक्रमी शासक था, विद्वान शासक था। इसने अपने समय में चोल साम्राज्य का अधिक विस्तार करने का प्रयास किया, चोल साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसने समय समय पर अलग अलग शक्तियों से युद्ध भी किए। हालांकि एक युद्ध में राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली, एक पराक्रमी वीर शासक था जिसने चोल साम्राज्य को स्थायित्व देने की, सुदृढ़ता देने का प्रयास किया है अपने समय में। और मंदिर कला जो आपकी दिखाई पड़ती है, व्यवस्थित जो मंदिर कला दिखाई पड़ती है, उसका प्रारंभ भी दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं चोल शासक परांतक प्रथम के समय से ही देखने को मिलता है, जो खुद एक शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने सभी धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं महत्व दिया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है। किसने? परांतक प्रथम ने। ये याद रखना है। इस लेक्चर के माध्यम से हम चोल राजाओं के पूरी व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं कि चोल शासन में किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चर्चा में रहा है उत्तरामेरूर शिलालेख या तमिलनाडु का ये साम्राज्य। तो देखें चोल डायनेस्टी का, तो याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में चोल वंश ने पल्लवों के बाद उनके अवशेषों पर विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयालय 850 से 887 के बीच में शासन कर रहा था। इसकी राजधानी तंजौर थी, जिसे तंजावुर भी आप लोग कहते हैं। इस वंश के अगर और प्रमुख राजाओं की बात करें तो परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग प्रमुख राजा हुए थे। अगर बात करें विजयालय की, पहला महत्वपूर्ण राजा था जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बात करें चोलों का स्वतंत्र राज्य के तौर पर किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। याद रखना है जो आदित्य प्रथम रहा, इसी का बेटा था कौन? परांतक प्रथम। आदित्य प्रथम ने स्वतंत्र राज्य के तौर पर कहीं ना कहीं चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयालय ने। लेकिन एक स्वतंत्र तौर पर बिना किसी के हस्तक्षेप के जब चोल राज्य चलना प्रारंभ किया तो वो इसके पहले शक्तिशाली शासक आदित्य प्रथम के समय से ही संभव हो पाया था। अब आदित्य प्रथम के समय से इसकी स्थापना हुई। याद रखें एक शक्तिशाली शासक था। और आदित्य प्रथम जो रहा, इसका बेटा था कौन? परांतक प्रथम, जिसने चोल साम्राज्य को एक सुदृढ़ स्थिति में लाने का प्रयास किया। और जो उत्तरामेरु का जो शिलालेख था वो भी इसी के समय स्थापित किया गया था, जिसमें स्थानीय स्वशासन को लेकर जो नियम थे, जो व्यवस्थाएं थी, उनका डिटेल में उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करें कि राज प्रथम जो रहा वो भी शैव धर्म का अनुयायी था, चोल राजा था। इसने तंजौर में राज राजेश्वर का मंदिर भी बनवाया था, जो एक शिव मंदिर है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अगर किसी ने किया है तो वो राजेंद्र प्रथम ने किया है। राजेंद्र प्रथम के शासन काल में कहीं ना कहीं चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। चोल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल वंश का अंतिम शासक के तौर पर देखा जाता है। जो राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश का शासक रहा, ये महमूद गजनवी जब हमारे देश में आया था, याद रखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उसके समकालिक शासक मिलता है आपको राजेंद्र प्रथम चोल डायनेस्टी में। इसके बाद बात करें तो कुलोतुंग जो था, ये ऐसा शासक था चोलों का जिसने चिदंबरम मंदिर जो दक्षिण में है उसमें विष्णु जी की एक प्रतिमा लगी थी, उस विष्णु जी की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कुलोतुंग ने। बाद में वैष्णव धर्म के आचार्य थे रामानुजाचार्य जी, याद रखिएगा वैष्णव धर्म के आचार्य रामानुजाचार्य ने इसका पुनरुद्धार करवाया और उसे तिरुपति मंदिर में स्थापित किया। तो याद रखिएगा कि कुलोतुंग ने मूर्ति को फेंका था और वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने इसका पुनरुद्धार करवाते हुए इसे दोबारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करवाया था। याद रखिएगा जो चोल प्रशासन है उनके समय में स्थानीय शासन का बहुत महत्व रहा। जो स्थानीय शासन में गांवों को, छोटे नगरों को चोलों के समय में महत्व दिया गया, वो शायद ही भारत के किसी और क्षेत्र में समय में दिया गया था। यहाँ पर पदाधिकारी जो होते थे उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। एग्जाम में ये टर्म्स आते हैं, मेंस देंगे तो भी आएंगे, एक दिवसीय परीक्षा देंगे
पीएससी प्री, यूपीएससी प्री देंगे तो भी आएंगे। सिंपली पूछेगा शेरुंदरम और पेरुंदरम। तो पेरुंदरम पूछा जाए तो उच्च पदाधिकारी, शेरुंदरम पूछा जाए तो निम्न श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। जो चोल साम्राज्य था, पूरे साम्राज्य को अलग अलग 6 प्रांतों में बांटा गया था। जो प्रांत होते थे उन्हें मंडलम कहते थे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मंडलम किसे कहा गया, तो चोल काल में जो प्रांत होते थे उन्हें 6 मंडलम कहते थे। और पूरे प्रांतों कितने मंडल में बांटा गया, पूरे साम्राज्य को 6 मंडल में, मतलब 6 प्रांतों में बांटा गया था। मंडल को काय में बांटा गया, कोट्टम को काय में बांटा गया, नाडु, और नाडु को काय में बांटा गया, कुर्रमों में। जैसे हमारे देश में नहीं होता भारत एक इकाई हो गया, भारत को राज्यों में बांटा गया, राज्यों को जिलों में बांटा गया, वैसे ही इन्होंने क्या करा, पूरे साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा। जैसे प्रांत को मंडल कह दिया, मंडल को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में, और नाडु को कुर्रमों में विभाजित किया गया था। बराबर। अब नाडु एक गांव स्तर की व्यवस्था हो गई। इसमें एक स्थानीय सभा होती थी जिसकी मोदी जी ने बात की है। नाडु जो है वो उसमें एक स्थानीय सभा थी जिसके प्रमुख को नाटूर कहते थे, और नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहते थे। तो नाटूर अगर पूछे तो नाडु की स्थानीय सभा है, और स्थानीय सभा अगर नगर की है तो उसको नगर तार कहते थे। यहां पर एक और चीज देखने को मिलती, उर क्या है, यहां सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी। जैसे आज आपको कमिटीज देखने को मिलती है, वैसे सर्वसाधारण लोगों की कमेटी होती थी, इसको उर कहते थे। ये क्या काम करती थी, सार्वजनिक कल्याण का काम करती थी। ये तालाबों का, बगीचों के निर्माण काम को करती थी, गांव के भूमि अधिग्रहण का काम करती थी। कौन, उर। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कभी कि उर किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो बताना है कि उर एक जनसाधारण की एक व्यवस्था थी, एक समिति थी जिसका काम निम्न स्तर पर व्यवस्थाओं को देखना था। इसके बाद बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है सभा या महासभा। सभा जो है यह महत्वपूर्ण रूप से अग्रहारों या ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी, जिसमें क्या सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। याद रखना है कि सभा को वरियम नाम की समितियों द्वारा कार्य संचालित करते थे। मतलब इसके काम कौन संचालित करते थे, वरियम क्या थी, समिति थी। याद रखना है सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट एक वृक्ष के नीचे होती थी, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं, या तालाब के किनारे पर होती थी, है ना। व्यापारियों की जो सभा होती थी उसको नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को क्या बोलते थे, नगरम कहते थे। और जिस उत्तर मेरु अभिलेख की हम बात कर रहे थे, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, कहा है कि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को बताता है, तो वो उत्तर मेरु अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो सभा होता था उसमें सदस्यता कैसे मिलेगी, उसके कुछ नियम थे। देखो क्या नियम थे, नियम थे कि सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो भू राजस्व वसूला जाता है। मतलब अगर आप भू राजस्व देते हो तो आप सदस्य बन पाओगे। नंबर 2, अपना घर होना चाहिए। अगर आपके पास अपना घर है तो आपको सदस्य बनाएंगे। उम्र जो होगी वो 35 से 70 के बीच होना चाहिए। मतलब देखिए उम्र भी डिसाइड की गई थी, 35 से 70 के बीच में उम्र होगी तभी सदस्य बनाएंगे। दूसरी बात है कि प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। मतलब ये देखिए कि आज आप जब देश में विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं किसी कैंडिडेट को, तो जिस प्रकार से उनके लिए शर्तें घोषित की गई हैं, वैसे ही यहाँ पर शर्तें घोषित थी। किसको बनाएंगे सदस्य, जिनके पास ये व्यवस्थाएं होंगी। इतना ही नहीं, और देखें तो यदि किसी का पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य है तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी देखिए रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे। फिर बोला गया कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब सोच लीजिए आपको ये सब जमा करवाना था, चुनाव लड़ना है, चुनना है, सदस्यता के लिए आगे आना है, तो ये सब शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो समझ लीजिए किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो आपको देखने को मिलती है, कहाँ, चोल काल में। तो यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें इस प्रकार के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो करमुक्त भूमि होती थी, उसको चोल काल में चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। जो दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। इसके अलावा चोल काल की सेना की हम बात करें तो सबसे बेहतर थी पदाती सेना, पैदल सेना जो थी वो सबसे बेहतर सेना थी। इस काल में कलंजू था वो सोने का सिक्का होता था। तो पूछा जाए कि सोने का सिक्का किसे कहते हैं, तो कलंजू को कहते थे सोने का सिक्का। तमिल में अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र की दृष्टि से भी ये एक अच्छी व्यवस्था में रहा। यहाँ याद रखिएगा जैन गोदर प्रसिद्ध कवि थे
जो कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे, इन्होंने कलिंग तुपर्णी नाम की रचना भी की थी। तो ये रचना इन्होंने की थी, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कंबन, ओटकुट्टन और पुगलदेदी ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। यहां याद रखिएगा कि पंप पोन्नरन जो है वो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। जैसे बुद्धम सम्मम धम्मम बोला जाता है ना, सम्यक आचरण सम्यक श्रद्धा ये कहा जाता है जैनिज्म में। वैसे ही आप देखिए यहां पर भी आपको त्रिरत्न की व्यवस्था देखने को मिल रही है। वैसे ही आप बात करें नटराज की प्रतिमा, अगर कला की दृष्टि से देखें तो नटराज की प्रतिमा जो तांडव करती हुई शिव की प्रतिमा है, वो प्रतिमा चोल कला का ही सांस्कृतिक सार है, निचोड़ है। मतलब उससे ऊपर क्या व्यवस्था जा सकती है कि नटराज की प्रतिमा जैसी स्थिति जो यहां देखने को मिली। कांस्य प्रतिमाएं बेहतर बनाई गई चोल काल में, यह भी ध्यान रखना है। जो चोल काल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरी पट्टनम, तो कावेरी पट्टनम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है चोल समय में। इसके अलावा चोलों की जो राजधानी थी वो पहले उरैयूर बनाई गई, फिर तंजौर बनाई गई, फिर गंगैकोंड बनाई गई, चोलपुरम बनाई गई और अंत में कांची को भी इसकी राजधानी बनाया गया था। सड़कों की देखभाल करने के लिए बगान समिति बनाई गई थी और चोल काल में वस्तुओं के आदान प्रदान आप जब करते थे उसके लिए धान का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा, धान का प्रयोग किया जाता था वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। अगर हम बात कर लें भूमि कर का तो 1/3 भाग लिया जाता था और यहां भूमि जो थी वो अलग अलग रूप में बांटी गई थी। जैसे वेल्लन वगई जो है वो गैर ब्राह्मण किसान जब स्वामी होते थे भूमि का, ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, शाला भोग जो विद्यालय के रखरखाव की भूमि थी, देवदान मंदिरों को उपहार में दी जाती थी और पलिच्चदम जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं आपको किसमें दिखती हैं? चोल काल के शासन काल में दिखती हैं। चर्चा का मुद्दा सिर्फ ये था कि एक शिलालेख की चर्चा जो है वो की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा चोल काल जो है वो आपका चर्चा का विषय बन गया और इसके माध्यम से हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को साथ ही साथ पूरे चोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर कुछ करंट अफेयर के अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।